नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है सत्यव्यास का उपन्यास बागी बलिया। जब हम छात्र राजनीति की कहानियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में नारेबाजी, दोस्ती, थोड़ा रोमांस यही सब आता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। इसे एक देसी फिल्मी थ्रिलर तक कहा गया है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले इसका शीर्षक समझना बहुत जरूरी है। बागी बलिया। हम्म। ये सिर्फ मतलब दो शब्द नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक वजन है। अच्छा। हाँ, देखिए 1942 में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो बलिया वो पहला जिला था जिसने कुछ दिनों के लिए ही सही पर खुद को अंग्रेजों से आज़ाद घोषित कर दिया था। अरे वाह। तो उसी विद्रोह के कारण इसे बागी बलिया कहा जाने लगा। वाह। तो जब लेखक ये शीर्षक चुनते हैं तो वो पहले ही पन्ने से ये साफ कर देते हैं कि ये कहानी सिर्फ कॉलेज की नहीं है। मतलब ये उससे बड़ी किसी लड़ाई के बारे में है। बिल्कुल, उसूलों की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की लड़ाई। ये था एक जबरदस्त शुरुआत है, कहानी की जमीन को इतिहास से जोड़ देना। हम्म। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और उतरते हैं। कहानी का केंद्र है बलिया का एक छोटा कॉलेज। हाँ। आपने पूर्वांचल की मिट्टी का जिक्र किया। लेखक उस माहौल को जिंदा कैसे करते हैं? क्या वो सिर्फ भैया या काहे जैसे शब्दों तक ही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही यही तो सत्यव्यास की खूबी है। वो सिर्फ बोली नहीं पकड़ते, वो उस बोली की आत्मा को पकड़ते हैं। उनके संवादों में आपको वो ठहराव, वो अपनापन महसूस होगा जो पूर्वांचल की खासियत है। अच्छा। चाय की दुकान पर बहसें, गंगा घाट पर दोस्तों की बातें, वो इन सीन्स को ऐसे लिखते हैं कि आपको लगता ही नहीं आप पढ़ रहे हैं। आप वहीं मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप वहीं हैं, उस भीड़ का हिस्सा हैं। तो ये माहौल सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये कहानी का एक जीता जागता किरदार है। और इस माहौल के बीच हमारे मुख्य किरदार कौन कौन है? कहानी के केंद्र में असल में 3 लोग हैं। हमारा नायक है संजय, एक आम सा लड़का लेकिन तेज और आदर्शवादी। उसके अंदर एक आग है कि सिस्टम को बदलना है और इसीलिए वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है। उसका सबसे जिगरी दोस्त है रफीक। वो संजय से थोड़ा ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार है। और फिर तीसरी अहम कड़ी है उज़्मा, जो रफीक से प्यार करती है। उज़्मा का किरदार कहानी में एक सामाजिक परत जोड़ता है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम वाली पृष्ठभूमि के कारण थोड़ी उलझन में रहती है। तो एक आदर्शवादी नेता, एक वफादार दोस्त और उनके बीच एक प्रेम कहानी। लेकिन स्रोतों में संजय और रफीक की दोस्ती पर बहुत जोर दिया गया है। उसे कहानी की आत्मा कहा गया है। तो क्या ये सिर्फ एक आम दोस्ती है या? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। आज के माहौल में जहाँ हर चीज को धर्म के चश्मे से देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल। लेखक एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़के की ऐसी दोस्ती दिखाते हैं जहाँ धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। उनके लिए एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये दोस्ती एक तरह से कहानी का वो लंगर है जो राजनीति के तूफान में भी उसे डूबने नहीं देती। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि दोस्ती ही एक राजनीतिक बयान बन जाती है। तो इस दोस्ती की परीक्षा कब शुरू होती है? मेरा मतलब है जब असली चुनावी खेल शुरू होता है तब? अरे, परीक्षा तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जब संजय चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो वो सिर्फ एक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं खड़ा होता, वो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। सिस्टम के खिलाफ मतलब उसके जो विरोधी हैं वो सिर्फ छात्र नहीं है, वो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रॉक्सी हैं। अच्छा। उनके पास पैसा है, बाहुबल है और कॉलेज से लेके शहर तक बड़े लोगों का सपोर्ट है। कहानी का ये हिस्सा छात्र राजनीति की उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रह जाती फिर? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से संसाधनों की ताकत की लड़ाई बन जाती है। कहानी में तो एक जगह संजय पर जानलेवा हमला तक होता है। उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। लेखक यहाँ ये दिखा रहे हैं कि कॉलेज का चुनाव असल में बड़ी राष्ट्रीय राजनीति का ही एक छोटा सा मॉडल है। वही सारे हथकंडे, वही गंदगी, बस छोटे पैमाने पर। बिल्कुल। तो फिर ऐसे माहौल में संजय और रफीक जैसे लड़के टिकते कैसे हैं? अगर उनके पास ना पैसा है ना बाहुबल, तो उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है जमीनी जुड़ाव और ईमानदारी। जहां उनके विरोधी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वहीं संजय और रफीक साइकिल पर घूम घूम कर घर घर जाकर
छात्रों से मिलते हैं। अच्छा। वो उनकी असली समस्याओं की बात करते हैं। लाइब्रेरी, हॉस्टल का खाना, हवाई वादे नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्रेडिबिलिटी। और दूसरी ताकत उनकी दोस्ती, जो एक दूसरे की ढाल बन जाती है। बिल्कुल, लेखक यही संदेश दे रहे हैं कि राजनीति में असली शक्ति लोगों के भरोसे में होती है, पैसे या गुंडागर्दी में नहीं। तो एक तरफ ये राजनीतिक घमासान चल रहा है, और इसी बीच रफीक और उज़्मा की प्रेम कहानी का क्या होता है? क्या वो इस सबसे अछूती रह पाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी इस चक्रव्यूह में फंस जाती है, बल्कि उनकी कहानी एक और मोर्चा खोल देती है। एक और मोर्चा? हाँ, जहां संजय राजनीतिक दुश्मनों से लड़ रहा है, वहीं रफीक और उज़्मा को सामाजिक दीवारों से लड़ना पड़ता है। उज़्मा का परिवार, उसकी शादी कहीं और? हाँ, उसकी शादी कहीं और तय करने की कोशिश करता है, तो उन पर समाज का दबाव बढ़ता है। तो एक ही वक्त पर दो लड़ाइयां चल रही हैं, एक सत्ता के लिए और दूसरी प्यार के लिए। लेखक ने इन दोनों को जोड़ा कैसे है? मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कहानी को और संवेदनशील नहीं बना देता? बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था, लेकिन लेखक ने इसे बहुत ही समझदारी से संभाला है। उन्होंने इस मुद्दे को सेंसेशनल बनाने की कोशिश नहीं की। रफीक और उज़्मा का प्यार किसी विद्रोह का बिगुल नहीं है, वो बस दो इंसानों का एक दूसरे के लिए बहुत सच्चा एहसास है। उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस छोटी सोच के खिलाफ है जो उन्हें अलग करना चाहती है। और यहाँ भी संजय की दोस्ती काम आती है। वो रफीक के साथ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई में नहीं, बल्कि उसकी निजी लड़ाई में भी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। और फिर कहानी में धोखे और विश्वासघात का एंगल भी आता है ना, जो इसे एक थ्रिलर का रूप देता है। बिल्कुल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, संजय को ये एहसास होता है कि लड़ाई सिर्फ सामने वाले उम्मीदवार से नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो इन छात्रों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कठपुतलियों की तरह। उसे ये भी पता चलता है कि शायद उसके अपने ही कुछ लोग उसे धोखा दे रहे हैं। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, पहचानना मुश्किल हो जाता है, और यहीं पे कहानी एक राजनीतिक ड्रामा से एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है। दो मोर्चों पर लड़ाई, इसके बाद आखिर में होता क्या है? अंत तो जाहिर है संजय की चुनावी जीत से होता है, वो अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन ये जीत बहुत महंगी साबित होती है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है कि हीरो जीता और सब ठीक हो गया। अच्छा? इस जीत तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। दोस्ती की ऐसी परीक्षा होती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। तो फिर इस जीत का असल मतलब क्या हुआ? अगर इतनी कीमत चुकानी पड़ी, तो क्या ये जीत वाकई एक जीत है? यही इस उपन्यास का सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। संजय की जीत सिर्फ एक पद की जीत नहीं है, ये उस बागी भावना की जीत है। ये इस बात की जीत है कि अगर आपके इरादे नेक हों तो आप सबसे मुश्किल सिस्टम को भी चुनौती दे सकते हैं। और असली जीत ये है कि इतने धोखे और नफरत के बावजूद संजय और रफीक की दोस्ती टूटती नहीं है, बल्कि और मजबूत हो जाती है। और मजबूत हो जाती हैं, और रफीक और उज़्मा भी एक हो जाते हैं। तो अंत में जीत इंसानियत की होती है, प्यार की, वफादारी की। राजनीतिक पद तो बस एक प्रतीक है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो बागी बलिया सिर्फ छात्र राजनीति का उपन्यास नहीं है। ये दोस्ती, प्यार, उसूलों की एक कहानी है जो पूर्वांचल के देसी माहौल में एक थ्रिलर की रफ्तार से आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे छोटे शहरों के आम लड़के भी जब अपनी पर आ जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसे खत्म करते हुए एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। इस कहानी में छात्र राजनीति को बड़ी राजनीति का आईना दिखाया गया है। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा ही है? और क्या आज के समय में बागी होने का मतलब सिर्फ किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना है, या इसका एक मतलब ये भी है कि नफरत और बंटवारे के इस दौर में हम अपनी दोस्ती, अपने प्यार और अपने मानवीय मूल्यों पर बिना किसी समझौते के डटे रहें? शायद असली बगावत यही है।